हेलो फ्रेंड्स, जीके प्रिंस अकेडमी पर आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। और हम लोग बात कर रहे थे यूपीएसआई हिंदी के प्रैक्टिस सेट का, जिसमें हम देख रहे थे प्रैक्टिस सेट। टोटल क्वेश्चन इसमें हिंदी का पूछा जाएगा आपका 40 क्वेश्चन। तो उसी का ये 40 क्वेश्चन के अनुसार जो है प्रैक्टिस सेट नंबर आज तीसरा हम देखने वाले हैं। 2 प्रैक्टिस सेट हो चुका है यूपीएसआई 51 राउंड इनकाउंटर प्रैक्टिस सेट, जो है सामान्य हिंदी का यूथ बुक के द्वारा निकाला गया है, वो देख रहे थे। ठीक है, तो इसमें 51 प्रैक्टिस सेट टोटल है। तो एक एक करके देखेंगे। तो चलिए आज का ये तीसरा नंबर प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए भी तो सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करते चलिएगा। पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया है यहाँ पे। ओष्ठ अल्प प्राण का घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? ओष्ठ अल्प प्राण घोष वर्ण। ठीक है, ये तीनों का उदाहरण इनमें से कौन सा होगा ये बताना। आंसर इसका सही है बी पार्ट। बा वर्ण जो है ये क्या है? ये ओष्ठ अल्प प्राण घोष वर्ण के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब ऑप्शन ए जो दिया गया है भा वर्ण, ये क्या है? ये ओष्ठ महाप्राण घोष वर्ण के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके बाद पा वर्ग जो दिया गया ये किसके अंतर्गत आता है? तो ओष्ठ अल्प प्राण, और ये घोष न होकर ये अघोष वर्ण के अंतर्गत आता है। इसके बाद फा जो दिया गया ये ओष्ठ महाप्राण अघोष वर्ण के अंतर्गत ये भी आता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये चीजें हो गई। यहाँ पे जो आंसर है बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न है गंगा संज्ञा का कौन सा प्रकार है? संज्ञा के प्रकार में देखेंगे तो देखिए, संज्ञा अगर हम बात करेंगे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की, तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा वो होता है जो किसी विशेष वस्तु जीव के नाम का बोध कराता हो, वो होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो जैसे कि अगर हिमालय, राम, श्याम, सीता, गीता, गंगा इस तरीके से नाम है तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। तो आंसर बी ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इनमें से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त किया जाता है? ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त किया गया शब्द जो है इसमें से आंसर सी है प्राण। प्राण शब्द है। कुछ शब्द जो होते हैं हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है, जैसे प्राण है, दर्शन है और हस्ताक्षर, ये सभी हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। तो ये याद रखिएगा, आंसर सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? संयुक्त सर्वनाम की बात करें तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, कुछ न कुछ। ये क्या है? संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण है। ठीक है, संयुक्त सर्वनाम एक शब्द नहीं बल्कि एक से अधिक शब्द होता है, जैसे कि जो, कोई, कोई भी, कुछ ना कुछ, इस तरीके से। राइट आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित विकल्पों में से उन्नत शब्द क्या दर्शाता है? तो उन्नत शब्द इनमें से अगर देखा जाए तो ये एक विशेषण है। ठीक है, ये क्या है, किस प्रकार का शब्द है? तो ये विशेषण शब्द है, क्योंकि अगर हम इसका वाक्य प्रयोग करते हैं तो राम उन्नति कर रहा है, जैसे उदाहरण हो गया। तो यहाँ पे राम उन्नति कर रहा है। अब उन्नत शब्द यहाँ पे क्या है? राम की विशेषता बताया जा रहा है, क्या कि वो उन्नति कर रहा है। तो यहाँ पे उन्नत शब्द क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, इनमें से कौन सा शब्द, इसमें से एन वक्त में शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 6 का ये आंसर क्या हो जाएगा? उपसर्ग जो लगता है वो मूल शब्द के पहले लगता है, और एन वक्त में एन उपसर्ग लगा हुआ है। तो आंसर डी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 का सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, नीलकंठ में शब्द में कौन सा समास है? नीलकंठ शब्द की अगर बात करें तो ये हो जाएगा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास क्या होता है? तो जिस समास में कोई पद प्रधान न होकर पूरा समस्त पद ही किसी अन्य पद का विशेषण बताता हो, या फिर तीसरा जो है उसका अर्थ निकलता हो किसी अन्य, मतलब 2 शब्दों से मिलाकर तीसरा अर्थ अगर निकलता हो, तो वहाँ पे बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विज का अनेकार्थी क्या है? द्विज शब्द का अनेकार्थी शब्द बताना है। ठीक है, द्विज के अनेक अनेकार्थी होते हैं। इसमें से अगर देखा जाए तो दांत शब्द क्या हो जाएगा? द्विज का अनेकार्थी है। ठीक है, दांत शब्द क्या है? द्विज का अनेकार्थी। इसके अलावा पक्षी होता है द्विज का अनेकार्थी शब्द, पक्षी हो गया, ब्राह्मण हो गया। ठीक है, ब्राह्मण हो गया। इसके अलावा गणेश हो गया। ये सभी क्या है? द्विज के अनेकार्थी शब्द हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही का चयन करके रिक्त स्थानों को भरना है। अगर विद्यार्थी होंगे तो देश का भविष्य होगा, क्या होगा? किस प्रकार विद्यार्थी होंगे तो किस प्रकार देश का होगा ये बताना। ठीक है, भविष्य। तो यहाँ पे अगर भरेंगे तो सुटेबल जो आंसर है वो ए पार्ट हो जाएगा। अगर विद्यार्थी आदर्शवादी होंगे तो देश का भविष्य उज्जवल होगा, आंसर ए पार्ट राइट है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जो है वो गद्यांश से पढ़कर है। इसमें आपको ऑप्शन में देख सकते हैं 10, 11, 12, ये 3 क्वेश्चन होंगे जो इस गद्यांश को पढ़ के देना है आंसर। गद्यांश को पढ़िएगा, कुछ इस तरीके से है। हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, इस अनुच्छेद के लिए उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है? जब आप गद्यांश पढ़ेंगे तो उसमें आपको शीर्षक निकल के आएगा कि किसके बारे में बेसिकली बातें कही गई हैं इस गद्यांश में।
तो इसमें रेडियो नाटक लेखन के नीति तकनीकी पहलू से रिलेटेड है, तो आंसर बी ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, संवाद संकेत क्यों अपेक्षित है? ठीक, संवाद संकेत जो है ये क्यों अपेक्षित है गद्यांश के अनुसार? तो गद्यांश जो पढ़ेंगे तो उसका आंसर निकल के आएगा डी पार्ट, संवादों की जीवंतता के लिए, संवादों की सार्थकता के लिए, संवादों की संदर्भ युक्तता के लिए जरूरत है, तो आंसर डी ऑप्शन जगह उपरोक्त सभी। रेडियो नाटक लेखन में रेलवे स्टेशन का शोर, दरवाजा खुलने बंद होने की आवाज़ आदि के लिए किन संकेतों का प्रयोग किया जाता है? तो गद्यांश के अनुसार इसमें ध्वनि प्रभाव संकेत का प्रयोग करते हैं, आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन राइट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में हमें अलंकार बताना है। ठीक है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ही काल, अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल, इसमें हमें बताना है कि अलंकार किस अलंकार का प्रयोग किया गया। यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें कौन सा अलंकार प्रयोग किया गया, तो इसमें अन्योक्त अलंकार का प्रयोग किया गया है। अन्योक्त अलंकार मतलब जहाँ अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का व्यंग्यात्मक वर्णन किया जाता है वहाँ अन्योक्त अलंकार होता है। इस पंक्ति में अगर हम देखें तो भौरे को प्रताड़ित करने के बहाने कवि ने राजा जयसिंह के काम लोकता पर जो है व्यंग्य किया है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अन्योक्त अलंकार हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम है विष्णु स्वामी। क्या नाम है? विष्णु स्वामी, आंसर ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। वल्लभाचार्य जो है ये रुद्र संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय माधवाचार्य, श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य और सनकादि संप्रदाय जो है निम्बारकाचार्य जो है इस प्रभाव से जो है क्या है प्रवर्तित करते हैं। चलिए संस्कृत के 4 अध्याय ये किसकी रचना? ठीक है, एक पुस्तक का नाम है संस्कृत के 4 अध्याय, इसके रचनाकार का नाम हमें बताना है कि कौन। संस्कृत के 4 अध्याय जो कि रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर, आंसर सी ऑप्शन है। ठीक है, फणीश्वर नाथ रेणु की पहली कहानी कौन सी है? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, फणीश्वर नाथ रेणु की पहली कहानी जो है बट बाबा। क्या है? बट बाबा है। फणीश्वर नाथ रेणु की बट का, और इसके अलावा मैला आंचल इनका सुप्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास है। ठीक है, जो कि पूर्णिया जिला बिहार पर आधारित है। तो मैला आंचल भी याद रखिएगा, पूछा जाता है किसका है, इन्हीं का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? हिंदी का प्रथम समाचार पत्र का नाम है उदंत मार्तंड, जो कि ए पार्ट में दिया गया, तो ए पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, अज्ञेय जी को किस कृत पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? अज्ञेय जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार, इनका पूरा नाम अज्ञेय जी का सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। इनकी कृति थी कितनी नाव में कितनी बार, इसके लिए इन्हें जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्ष 1978 में प्रदान किया गया था, तो याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, 10 जनवरी को किस दिन के रूप में मनाते हैं? 10 जनवरी को किस दिन मनाते हैं? तो ये मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस के रूप में, आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, विश्व हिंदी दिवस, और हिंदी दिवस मतलब राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो मनाते हैं 14 सितंबर को मनाया जाता है। इनमें से किस भाषा की मुख्य बोली विष्णुपुरिया है? अगला प्रश्न बताना है किस भाषा की मुख्य बोली विष्णुपुरिया है? तो यहाँ पे अगर हम देखें तो डी ऑप्शन हो जाएगा, असमी भाषा की मुख्य बोली क्या है, विष्णुपुरिया है। तो आंसर क्या है, डी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 21 है, कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? दंत वर्ण कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे अगर देखें तो सी पार्ट जो दिया गया टा, ये दंत वर्ण के अंतर्गत नहीं आता। टा वर्ग जो है टा ठा डा डा रा और सा और री ये मूर्धन्य है। ठीक है, ता वर्ग और ला और सा ये क्या है, दंत हैं। ला और सा ये वाला सा, ये सभी दंत के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ता था दा था ना ये सभी दंत हैं। चलिए घड़ी संज्ञा का कौन सा प्रकार है? घड़ी की बात करेंगे तो घड़ी जो है ये किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? तो घड़ी आता है जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, बहुत प्रकार की घड़ियाँ होती हैं, तो जिस शब्द से जाति समूह का बोध होता है वहाँ पे जातिवाचक हो जाएगा। आंसर क्या है यहाँ पे, डी ऑप्शन राइट है। पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? पंडित का स्त्रीलिंग रूप होता है पंडिताइन, जो कि ए पार्ट में दिया गया है, तो यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है, इस वाक्य में जनता शब्द का वचन बताना है। ठीक है, यहाँ पे जनता जो प्रयोग किया गया किस प्रकार किस वचन में प्रयोग किया गया ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या हो जाएगा, तो सी पार्ट हो जाएगा, ये एक वचन के रूप में प्रयोग किया गया है। ठीक है, अध्यापक को पुरस्कार दीजिए, इस वाक्य में कौन सा कारक है ये बताना है। तो अध्यापक को पुरस्कार दीजिए, यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो कर्म कारक है। ठीक है, कर्ता ने कर्म को यहाँ पे आ रहा है, तो ये कर्म कारक के अंतर्गत आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, प्रेरणार्थक क्रिया इनमें से कौन सी है? प्रेरणार्थक क्रिया क्या होता है? तो जब कर्ता किसी कार्य को स्वयं न करके किसी दूसरे के कार्य करने की प्रेरणा देता हो, तो वहाँ पे होती है प्रेरणार्थक क्रिया। यहाँ पे अगर हम देखें तो सी पार्ट क्या है, सुनाना।
सुनाना क्या है, ये प्रश्नार्थक क्रिया हो जाएगी, ठीक है। सुनाना, कराना, खिलाना, पिलाना, ये सभी जो है क्या है, प्रश्नार्थक क्रिया के उदाहरण। सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है, इसमें इस वाक्य में कौन सा विशेषण, ये बताना अगला प्रश्न। तो इसमें अगर विशेषण की बात करेंगे तो प्रवासी हो जाएगा, ठीक है। प्रवासी विशेषण है जो पति की विशेषता बता रहा है, ठीक है। पति की विशेषता क्या है, प्रवासी है, तो यहाँ पे आंसर सी ऑप्शन। बैताल पच्चीसी किस विशेषण का उदाहरण है, अगला प्रश्न बताना। देखिए बैताल पच्चीसी जो है ये समुदायवाचक विशेषण है, आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 29 है, थोड़ा सा दूध गर्म कर दो, इस वाक्य में विशेषण का कौन सा भेद है। तो इसमें अगर देखा जाए तो थोड़ा सा जो दिया गया है इससे ये अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाता है, आंसर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, चीनी, मद्रासी, बिहारी आदि शब्द में कौन सा विशेषण है। चीनी, मद्रासी, बिहारी आदि शब्द में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, स्थान बोधक विशेषण है, आंसर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, आपस में झगड़ा मत करो, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो रीतवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है, आंसर बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। किवाड़ शब्द इनमें से क्या है। किवाड़ शब्द की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाए 32 का, तो तद्भव शब्द है। किवाड़ शब्द क्या है, तद्भव है। इसका तत्सम क्या हो जाता है, इसका तत्सम होता है कपाट, ठीक है। कपाट होता है तत्सम, इसका तद्भव क्या है, किवाड़ है, ठीक है, तद्भव है किवाड़। चलिए, श्रृंगार शब्द का तद्भव रूप क्या होता है। श्रृंगार शब्द का तद्भव रूप यहाँ पे अगर देखा जाए श्रृंगार जो लिखा हुआ है ए पार्ट में, ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द उर्दू के उपसर्ग से नहीं बना हुआ है। उर्दू के उपसर्ग से नहीं बना हुआ शब्द जो है वो है दुबला। दुबला शब्द दू उपसर्ग लगा हुआ है, और दू उपसर्ग जो है क्या है, उर्दू नहीं है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ये हिंदी का उपसर्ग है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। दासत्व शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त किया गया है। देखिए दासत्व शब्द प्रत्यय प्रयोग किया जाता है मूल शब्द के बाद में, तो यहाँ पे त्वा प्रत्यय लगा हुआ है जो कि बी पार्ट में दिया गया, तो बी पार्ट राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हमें सही संधि विच्छेद बताना है, किसमें दिया गया है, सूक्ति का। सूक्ति का सही संधि विच्छेद देखा जाए तो सु प्लस उक्ति जो दिया गया है ये जो है क्या है, सही संधि विच्छेद है, तो आंसर यहाँ पे ए पार्ट राइट हो जाएगा। ये दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, निरीह का संधि विच्छेद इनमें से क्या है, निरीह। निरीह का संधि विच्छेद अगर करते हैं तो नीह प्लस ईह बनता है, जो कि दिया गया है बी पार्ट में, तो बी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची है। कमल का पर्यायवाची यहाँ पे अगर देखा जाए तो अम्बुज हो जाएगा, जो कि बी पार्ट में दिया गया, ठीक है। अम्बुज, अम्बुज, कुवलय, कुवलय क्या होता है, कमल का पर्यायवाची। उत्पल, कमल का पर्यायवाची। अरविंद, कमल का पर्यायवाची, ठीक है। तामरस, ये किसका पर्यायवाची है, भी कमल का पर्यायवाची है। पंकज, कमल का पर्यायवाची है। तो ये सभी कमल के पर्यायवाची हैं, जो ये आपको याद रखना है। 39 नंबर क्वेश्चन है, किस शब्द का अर्थ सूर्य, पंडित, अंधा, सूरवीर आदि होता है। तो इनमें से क्या है, ये सूर शब्द का अर्थ होता है, ठीक है। सूर शब्द के अर्थ है, यानी कि अनेक अर्थ हैं, एक अर्थ सूर है, एक अर्थ पंडित है, एक अर्थ अंधा है, एक अर्थ शूरवीर है। चलिए लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, जिसका विभाजन नहीं किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग किया जाएगा। तो उसके लिए हम कहते हैं अविभाज्य। क्या प्रयोग करते हैं, अविभाज्य। जिसको विभक्त ना किया जा सके उसको हम कहेंगे अविभक्त, और जिसको विभाजन ना किया जा सके उसको अविभाज्य। तो दोनों में ये अंतर है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला जो प्रैक्टिस सेट होगा, प्रैक्टिस नंबर 4, वो अगले हम वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो में करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।